enzymatic breakdown of glucose, one glucose into two molecules of a three carbon compound, that is pyruvic acid. इंजाइम्स की मदद से जब सेल ग्लूकोज को दो तीन कार्बन के मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर दे, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इसकी साइट है साइटोप्लाज्म। इसके दो फेजेस हैं, प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। मैकेनिज्म देख लें। ये क्या है? ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, प्रिपरेटरी फेज, इस ग्लूकोज की होती है फास्फोराइलेशन। द कार्बन विच इज आउट ऑफ द रिंग इज फास्फोराइलेटेड, कार्बन नंबर 6। तो ये एक एटीपी के मॉलिक्यूल से इसको फास्फोराइलेट किया जाता है और ये बन जाती है ग्लूकोज 6 फास्फेट। मॉलिक्यूल का नाम क्या हो जाएगा? ये है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज की 6 कार्बन पे क्या लग गया है? फास्फेट लग गया है, फास्फोराइलेट हो गई है, तो इसको कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की एक्टिवेशन है जब उसको फास्फोराइलेट कर दिया जाता है कार्बन नंबर 6 पर। नेक्स्ट स्टेप, या इसको हम ये भी कहते हैं द प्राइमिंग स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। प्राइमिंग स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस को स्टार्ट कराने वाला स्टेप हो। ग्लूकोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज पायरॉन रिंग होती है जिसमें एक कार्बन रिंग से बाहर 6 कोनों वाली रिंग, ये 5 कोनों वाली रिंग जिसकी 2 कार्बन रिंग से बाहर होती है, तो ये इस आइसोमर में बदल जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने एक आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, इसको कहेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट, तो इसको कहेंगे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। फ्रुक्टोज, सो इट इज आइसोमेराइजेशन, नथिंग एल्स। जैसे ये फास्फोराइलेशन है, ये क्या है? आइसोमेराइजेशन। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट की इसकी देखो एक कार्बन रिंग से बाहर थी और फास्फोराइलेट करना पड़ा टू एक्टिवेट दैट मॉलिक्यूल। इसकी कितनी कार्बन रिंग से बाहर है? 2। एक तो फास्फोराइलेटेड है, इस पर फास्फेट लगाना बाकी है ना, तो यहां एक और एटीपी आता है। और ये जो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट है, इट इज नाउ फास्फोराइलेटेड एट बोथ कार्बन। तो अब इसको क्या बोलूं? फ्रुक्टोज 1,6। अब नाम कैसे लिखेंगे? केमिस्ट्री का उसूल है, फ्रुक्टोज डैश 1,6 डैश बिसफॉस्फेट। अब ये जो शुगर है, एल्डोलेज एंजाइम होता है जो एक लाइएज का मतलब होता है जो बॉन्ड को तोड़े लेकिन वाटर ऐड किए बगैर। आपने हाइड्रोलिसिस पढ़ा है, बॉन्ड टूटता है वाटर ऐड करके, HOH लगे। अब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, वाटर ऐड नहीं हो रहा, तो देखो यहां से तोड़ दूं, इधर देखो, यहां से तोड़ दूं, ये कार्बन और ये कार्बन, कितनी कार्बन है? 3, और उस पर फास्फेट। ये कार्बन और ये कार्बन, कितनी कार्बन है? उस पर भी फास्फेट। तो ये 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। देखो इन दोनों शुगर्स को गौर से। एल्डो ग्रुप किस में है? कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ कार्बन चेन, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन चेन, तो कीटोन शुगर होती थी। और 3 कार्बन वाली कीटोन को क्या कहते हैं? ना 3 कार्बन वाली कीटोन को कीटोट्रायोज। 3 कार्बन वाली एल्डो को ट्रायोज, एल्डोट्रायोज। तो एल्डोट्रायोज का नाम है G3P। ग्लिस, ये एल्डो है ना, तो इसके नाम के साथ है ग्लिसरल्डिहाइड। और किस कार्बन पे फास्फेट है? 3 पे 3 फास्फेट, या शॉर्टकट में G3P। और इसको कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो कीटो है ना, एसीटोन कीटोन से है, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और उस पर क्या लगा हुआ है? फास्फेट। तो इसका पूरा नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। बोथ दीज आर आइसोमर्स, बोथ दीज आर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में कौन दाखिल होगा? उधर भी मैंने बताया G3P का मॉलिक्यूल। तो जब नेक्स्ट स्टेप में ये दाखिल होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का एक प्रिंसिपल है केमिस्ट्री में, कि जब रिएक्टेंट की तादाद कम होगी तो रिएक्शन रिवर्स स्टेप में आएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड स्टेप में जाएगा। तो ये आप रिएक्टेंट समझो, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, एक ही बात है, रिवर्सिबल है। तो इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, दोनों इक्विलिब्रियम में खड़े होते हैं। अगर 1 सेकंड में वो इधर कन्वर्ट हो रहा है तो 1 सेकंड में ये उधर कन्वर्ट हो रहा है।
इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही एक की कंसंट्रेशन कम हुई वो रिएक्शन एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या जाएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, या शॉर्टकट में इसको क्या कहते हैं, G3P। ये पूरा प्रिपरेटरी फेज है। इस प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP इस्तेमाल हो गए, एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल आपने कंसीडर करना है G3P की, क्योंकि ये भी इसमें कन्वर्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज यूज्ड इन नेक्स्ट फेज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव या पे ऑफ फेज। तो अब ये G3P को डालते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में, क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, पहला स्टेप ऑक्सीडेटिव फेज का ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीडेशन में NADH2 बनता है। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन है तभी इसकी रिडक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, इससे हाइड्रोजन निकलेंगे तो वो हाइड्रोजन इसको मिलेंगे, समझे। तो जब इससे हाइड्रोजन निकलते हैं, इधर ये वाला हाइड्रोजन तो निकल गया, मिला क्या, इधर ऐड क्या हुआ, फास्फेट ऐड होता है। क्या ऐड होता है, गौर से देखें बात को, फास्फेट ऐड होता है। वो फास्फेट जो ऐड हुआ इनऑर्गेनिक फॉर्म में ऐड हुआ, ATP से नहीं ऐड हुआ। कैसे ऐड हुआ, PI का मतलब है इनऑर्गेनिक फास्फेट आ रहा है, ATP के साथ जुड़ा हुआ नहीं। ये फास्फेट इधर लगाओ जरा, अब फास्फेट के साथ, फास्फेट का पूरा फार्मूला यही होता है ना, फास्फेट अपने ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा ना, किससे बॉन्डेड होगा, इधर फास्फेट का था क्या, OH था, फास्फेट का क्या था इधर, फास्फोरिक एसिड है ना, H3PO4, तो इसके 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इसी तरह होता है। अब ये क्या करता है, यहां पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन गया, उसके भी हाइड्रोजन गए, NAD ने फायदा उठाया, NADH2 बन गया। ये फास्फेट किस कार्बन पे अटैच हो गया, कार्बन 1 पे। इधर पहले से फास्फेट था, इधर फास्फेट आ गया, ये भी वही वाला फास्फेट है, ऐसा ना हो कि आप समझे वो कोई और फास्फेट है, ये कोई और है, समझे। इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं आपको एक ग्रुप दिखाना चाह रहा हूं। ये COO एसिड वाला ग्रुप है या एल्डिहाइड वाला, COH एल्डिहाइड, COO COO कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये एसिड ये क्या था भाई, रट्टे की जरूरत ही नहीं है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये ग्लिसरिक एसिड है। वो क्या था और ये क्या है, लेकिन ये जो ग्लिसरिक एसिड है या ग्लिसरेट है, इसके किस किस कार्बन पे फास्फेट है, 1 पे भी है और 3 पे भी है, तो इसको 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड कह सकते हैं। यहां ऑक्सीडेशन भी है, यहां फास्फो, एक तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन है, और ग्लूकोज जब टूटा तो पहली ऑक्सीडेशन ये है, जब से ग्लूकोज टूटा है पहली ऑक्सीडेशन ये स्टेप है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ओनली ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। गौर से समझो, MCQ करवा रहा हूं आपको, ग्लाइकोलाइसिस की सिर्फ वाहिद ऑक्सीडेशन है जो ग्लाइकोलाइसिस, द ओनली ऑक्सीडेशन आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होने वाली बाकी सारी ऑक्सीडेशन किधर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होनी है। एक ही ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है, और वो ये स्टेप है। मैं इस स्टेप पर इसलिए जोर दे रहा हूं, MCQ पूछे जाते हैं। ADP आता है, ये वाला फास्फेट निकाल लेता है, ये COOH बन जाता है। क्या बोलूं इसको, 1,3 डाइफास्फो था, अब क्या है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1 पे फास्फेट निकल गया, 1 से फास्फेट चला गया, ग्लिसरिक एसिड था, तो अब ये क्या है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फेट अपनी पोजीशन चेंज करता है, इधर आ जाता है, ये इस कार्बन पे आ जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, बात समझे। यहां पर ये जो OH है ना, आप इसको यूं बना लो, ये OH है इस कार्बन पे और H है, ये H इधर ले आओ, फास्फेट इधर ले जाओ, ये क्या इस ऑक्सीजन के साथ क्या खड़ा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इधर ले आओ, फास्फेट को इधर ले जाओ। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड था, कार्बन 3 पर फास्फेट था, इधर क्या है 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड। समझ आ गई बात, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये OH है, इधर बोर्ड पे देखो बेटा, और ये H, ये पानी बन के निकल जाता है। ये OH और ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4,
ये कार्बन 4 बॉन्ड बना के खड़ी थी, ये भी 4 बॉन्ड बना के खड़ी थी, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ, एक ऊपर। ठीक है, जब ये OH गया और H गया तो ये कार्बन के 3 बॉन्ड बच जाएंगे ना, इसके भी 3 बच जाएंगे, तो एक ये अपने साथ एक दूसरे के साथ बना लेंगी। जब ये वाटर रिमूव होता है, मैंने कहा ओनली डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ओनली डिहाइड्रेशन स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, निकल गया पानी। अब इधर से C और CH2 के दरमियान में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। क्या बोलते हैं, देखो ना बेटा, ये फास्फो, ये इन ग्रुप आ गया, अल्कीन, अल्केन, फास्फोइनोल पायरोविक एसिड। तो फास्फोइनोल पायरोविक एसिड कौन सा मॉलिक्यूल है ग्लाइकोलाइसिस का जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, फास्फोइनोल पायरोविक। समझे, जो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनोल फॉर्म ऑफ पायरोविक एसिड। गौर से समझे। अब ये फास्फेट निकलेगा, अगला स्टेप देख लो, आखिरी स्टेप देख लो। फास्फेट मिला किसको, क्या बन जाएगा, ATP। फास्फेट गया तो ये जो बॉन्ड नहीं है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, समझे। ये फास्फेट जब इस ADP के साथ लगता है उसका हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता है। समझ लो इसको, इस बात, आखिरी बात को समझ। ये फास्फेट किसके बाद गया, ADP के हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फेट के हाइड्रोक्सिल के साथ फास्फेट फास्फेट का लिंक बना होगा ना, तो उधर OH खड़ा होगा, वो H किधर आ गया और ये फास्फेट इसके साथ बॉन्डेड हो गया। समझे बात, एक H फ्री होगा ना यहाँ पे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से, वो H इधर लगा दो, मॉलिक्यूल कैसे बन जाएगा। अब बताओ, COOH, C डबल बॉन्ड O और नीचे CH3, इसका नाम क्या है, पायरोवेट, पायरोविक एसिड। क्या है, रिपरेटरी फेज था ये, और ये सारा ऑक्सीडेटिव फेज। यील्डिंग कर लो, आसान है, 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए। प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP, ATP फॉर्म्ड इन ऑक्सीडेटिव फेज 4 ATP, नेट गेन 2 ATP, ग्रास ATP प्रोडक्शन, नेट ATP प्रोडक्शन, और 2 बनते हैं NADH2। वो लाइट रिएक्शन में जो ATP बना उसको हमने क्या नाम दिया था टेक्निकली, फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या नाम दिया था, फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी क्रेब्स साइकिल में, इसमें ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बन रहा है ये डायरेक्ट इस सबस्ट्रेट की एनर्जी से बन रहा है। ये ATP किससे बन रहा है, जब ATP किसी ऑक्सीडेशन की वजह से ना बने, किसी लाइट एनर्जी से ना बने, बल्कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सबस्ट्रेट हाई एनर्जी हो, प्रोडक्ट लो एनर्जी हो, तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी से डायरेक्ट ATP बन जाए तो इसको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं, कभी पूछता है फास्फोराइलेशन के बारे में, कभी पूछेगा सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन किन किन स्टेप में हो रही है, कभी पूछेगा, ये होता है किसी चीज का एक्सरे निकाल लेना कि भाई ये टॉपिक है ना, तो आपको पता हो भाई ये स्टेप 1 क्या है, फास्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट बताओ, प्रोडक्ट बताओ, केमिकल एक्टिविटी क्या हो रही है, स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 4 में क्या है। अच्छा, फिर आप इन सब को इस तरह देखो, ये ऑक्सीडेशन वाला स्टेप, स्टेप नंबर फला, फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑक्सीडेटिव फेज, ऑक्सीडेशन, और तो कहीं नहीं हो रही, तो ऑक्सीडेशन, ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, कुछ इसको स्टेप 6 कर लेते हैं कि इसको भी स्टेप गिनते हैं जो उसका उसमें कन्वर्ट होना। बात समझे। तो कभी ये पूछता है, कभी ATP ADP की का वो जो यील्डिंग है वो पूछता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा सवाल वो पूछे जो आपको ना बताया गया हो या ना आता हो, ये मुमकिन नहीं है। समझा बेटा, बस काफी है।